गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष टॉपिक का, और वो है गति। गति वास्तव में एक ऐसा चीज है जिसके बारे में हम शुरू से स्टडी करते हुए आए हैं, उसके बारे में हम एनालिसिस करते हुए आए हैं, किंतु वास्तव में गति के पूर्ण विच्छेदन जो है वो आज हम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं गति की। तो गति मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहा जाता है। मतलब ये तय मान के चलो कि समय के सापेक्ष अगर वस्तु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो ये गति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, ये बोला जाता है कि जब हम अपना स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसे गति कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जैसे जो वस्तु स्थिर है तो वो गति की श्रेणी में नहीं आएगा, किंतु उसकी अगर बात करें तो विशेष तौर पे जैसे हमारे पेड़ पौधे हो गए, वो क्या करते हैं, समय के सापेक्ष उनके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये बोला जा सकता है कि वो भी गति है। समय के सापेक्ष वस्तु की जो स्थिति होती है उसमें होने वाले परिवर्तन को हम गति कहते हैं। गति का शब्द अभिप्राय ये बिल्कुल भी नहीं है कि वस्तु अपना जगह परिवर्तित करेगा। गति शब्द का अभिप्राय है समय के सापेक्ष अगर उसमें परिवर्तन होते हैं तो वो गति कहलाता है। तो गति की पूर्ण व्याख्या के आधार पे हम आज जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले गति को जानने से पहले एक बिंदु वस्तु जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा परिभाषा है जिसके बारे में हमारे स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तव में बिंदु वस्तु होता क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे पूरे फिजिक्स के दौरान यूज होने वाला है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु, बिंदु वस्तु मतलब नेम इज द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड। हमारे दिमाग में यही चीज आता है कि एक छोटी से छोटी वस्तु होगी जिसको हम क्या कहेंगे, बिंदु वस्तु, किंतु ऐसा कतई नहीं है। एक बिंदु वस्तु जो है वो बिल्कुल सही है कि एक छोटी सी बिंदु भी हो सकती है, किंतु ये भी बोला जा सकता है कि बहुत बड़ा हाथी भी एक बिंदु वस्तु के अकॉर्डिंग हो सकता है। ये बात ऐसे क्यों? नॉर्मल सी बात है, हमारे दिमाग में ये बात है कि इतना बड़ा हाथी वो बिंदु वस्तु कैसे हो सकता है। तो ये मैं बोल दूं, हाथी क्या, रेलगाड़ी भी अगर कहा जाए तो वो बिंदु वस्तु कहलाएगा। कैसे? क्योंकि उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। अगर हम जान जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमको पता चल जाएगा कि बिंदु वस्तु क्या है। तो चलिए बात करते हैं बिंदु वस्तु का। बिंदु वस्तु मतलब ये बिल्कुल दिमाग में न रखें कि एक छोटी सी वस्तु जो बहुत सूक्ष्म हो, जो न्यूनतम हो, उसको बिंदु वस्तु कहा जा सकता है। बिंदु वस्तु डेफिनेशन डिपेंड करता है इस चीज पर कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में कितनी है। या ये बोला जा सकता है कि यदि किसी वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है वो उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक हो, या वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो जो निश्चित तौर पे वस्तु का आकार उसकी तुलना में बहुत सूक्ष्म हो, तो उस आधार पे हम जो एनालिसिस करते हैं उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से मान लो 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उस स्थिति में अगर वस्तु जैसे ये कोई व्यक्ति है और वो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 2 किलोमीटर की दूरी के आधार पे अगर हम एनालिसिस करें तो वास्तव में 2 किलोमीटर मीन्स 2000 मीटर हो जाएगा। और व्यक्ति की जो लंबाई है मुश्किल से 1.5 मीटर 1.6 मीटर के अप्रॉक्स होती है। तो उस आधार पर अगर हम बोले तो 1.5 is very less than according to the 2000 की तुलना में 1.5 बहुत कम होता है। तो उस आधार में उस व्यक्ति को हम उसके द्वारा तय की दूरी के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि वो जो है वो एक बिंदु वस्तु है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा हाथी के लिए। यदि कोई हाथी 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 50 किलोमीटर के आधार पे मान लो हाथी द्वारा तय की दूरी जो है वो 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर मतलब ये बोला जा सकता है 1000 से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो टोटल हो जाएगा 50,000 मीटर। 50,000 मीटर। अब हाथी की जो आकृति की बात करें, उसका आकार की बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा जो हाथी की चौड़ाई होगी उस आधार पे हम एनालिसिस कर सकते हैं 3 मीटर या 4 मीटर के अप्रोक्सीमेट। अगर ऐसा कुछ होता है तो 50,000 की तुलना में 3 या 4 कोई मायने नहीं रखता। इसलिए उस दूरी की तुलना में हाथी जो है वो बिंदु वस्तु कहलाएगा।
तो निश्चित तौर पे जैसे हमारे ट्रेन है 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो ट्रेन का जो आकार है वो 1000 या 2000 किलोमीटर की तुलना में बहुत कम है, नगण्य है। तो उस आधार पर ट्रेन भी क्या कहलाएगा, बिंदु वस्तु। मतलब बिंदु वस्तु का सीधा मीनिंग है कि यदि वस्तु का आकार उसके तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य है, अनकाउंटेबल है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो दैट इज द वे, वो क्या कहलाएगा, बिंदु वस्तु कहलाएगा। तो इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में रख लीजिए कि बिंदु वस्तु का तात्पर्य बिंदु वस्तु से बिल्कुल नहीं, बिंदु वस्तु का तात्पर्य उसके द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर है, उसके गति के लिए। तो अब आते हैं वापस हम अपने गति के एनालिसिस पर, गति की पूरी व्याख्या करने के लिए कि वास्तव में गति क्या है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि कोई वस्तु यदि समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसको कहा जाता है गति। तो चलिए देखते हैं गति कैसा होता है, कितने प्रकार होते हैं, उस पर भी एनालिसिस करते हैं। तो अगला जो चर्चा है हम करेंगे गति के प्रकारों पर। तो चलिए देखते हैं गति को जो होते हैं वो मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। गति को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है एक विमीय गति। सबसे पहला एक विमीय गति, इसको कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति मींस वन डायमेंशनल मोशन, मतलब जब कोई वस्तु किसी एक अक्ष के परितः या एक अक्ष के सापेक्ष गति करता है तो वस्तु की इस गति को हम एक विमीय गति की श्रेणी में रखते हैं। इसको ज्यादा बेटर तरीका होगा उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का। तो जैसे एग्जाम्पल के आधार पर मैं बात करूं, मान लो मैंने 2 आधार ले लिए हुए हैं और वहां पर एक रस्सी को बांध दिया गया है, पर उस पर अगर मैं किसी कीड़े को रख देता हूं, वो कीड़ा क्या करेगा, उस रस्सी पर ही चलेगा, आगे पीछे चलने की उसके पास संभावना नहीं है। तो ये बोला जा सकता है जो कीड़े की गति होगी वो सीधी सरल रेखीय गति होगी। अगर किसी वस्तु को मैं ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिराता हूं तो अगर सीधी रेखा में गिरा, निश्चित तौर पे वस्तु वो एक विमीय गति की श्रेणी में माना जा सकता है। तो इस वे में हम बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी और सरल रेखा में गति करता है तो वस्तु की ये गति जो कहलाती है वो एक विमीय गति कहलाती है। एक सरल अक्ष के सापेक्ष पिंड की जो गति है वो एक विमीय गति कहलाती है। अब इसके दूसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं। एक विमीय गति के बाद हम बात करेंगे द्विविमीय गति। इसको कहा जाता है 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन मींस क्या होगा कि जब कोई पिंड 2 अक्षों के सापेक्ष गति करता है, 2 अक्षों के परितः गति करता है, जैसे ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, तो इस प्रकार की जो गति होती है वो द्विविमीय गति की श्रेणी में आती है। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कैरम बोर्ड पर, तो कैरम बोर्ड में अगर हम ध्यान दें, जैसे ये हमारा कैरम बोर्ड है, तो कैरम बोर्ड पे जो स्ट्राइकर होता है वो x अक्ष इधर भी गति कर सकता है और इधर भी, तो ये x अक्ष यहाँ पर और y अक्ष यहाँ पर हो जाएगा। तो इस अक्ष के सब परितः भी गति कर रहा है और y अक्ष के परितः भी गति कर रहा है। तो निश्चित तौर पे कैरम बोर्ड पर जो स्ट्राइकर है उसकी गति को हम द्विविमीय गति के एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं बैठे हुए हैं, पानी है, शांत है, हम पत्थर मार देते हैं, पत्थर मारने पर उसमें क्या होता है, लहर उत्पन्न होता है और वो गति करना शुरू कर देता है। किनारे एक स्थान से शुरू करते हुए वो किनारे तक आकर पहुंचता है। तो लहर की जो गति होगी वो भी निश्चित तौर पे क्या होगी, द्विविमीय गति होगी। बिल्कुल सही है कि वो द्विविमीय गति के श्रेणी के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल हम कहीं जा रहे हैं, रोड पर कोई सांप जो है वो गति कर रहा है, तो सांप की भी जो गति कहलाएगी वो कहीं ना कहीं समतल सड़क पर सांप की गति निश्चित तौर पे द्विविमीय गति के अंतर्गत कहलाती है। तो ये कहलाता है हमारा द्विविमीय गति। अब हम जो बात करने जा रहे हैं अपने तीसरे गति की, और तीसरा जो गति होता है वो होता है 3 डायमेंशनल मोशन या त्रिविमीय गति। तीसरा गति जो है वो क्या कहलाएगा, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि जब कोई पिंड 3 की गति का अध्ययन जो है वो 3 विमाओं अथवा 3 अक्षों के परितः किया जाता है, तो उस पिंड की इस गति को, जैसे इसमें x अक्ष है, y अक्ष और z अक्ष है, तो इस गति को हम जो है वो त्रिविमीय गति की श्रेणी में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको बेहतर तरीके से समझने का तरीका होता है, जैसे आकाश में अगर वो गति की जाए तो उस गति को हम 3 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत या त्रिविमीय गति के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, कोई पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग जो है वो कहीं ना कहीं 3 डायमेंशनल में है, आकाशीय गति कर रहा है और आकाशीय गति कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका जो गति का अध्ययन है वो 3 विमाओं के सापेक्ष किया
जा सकता है तो उस आधार पर ये बोला जा सकता है कि वो त्रिविमीय गति है। मान लो कोई पक्षी है, आसमान में उड़ रहा है, आकाश में गति कर रहा है, तो उस प्रकार की गति जो होगी वो त्रिविमीय गति, या ओवरऑल ये बोला जा सकता है कि आकाश में जो पिंड की गति होती है उसको क्या कहा जाता है, त्रिविमीय गति। तो इस प्रकार से हमारे गति के तीनों प्रकार बेसिक तौर पे बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर डिसाइड होते हैं। एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूं और उसके बाद उसकी डेफिनेशन पर चर्चा कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार बात कर लेते हैं एक विमीय गति। जैसे कि बताया गया है कि जब कोई पिंड किसी सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो पिंड की ये गति क्या कहलाती है, एक विमीय गति। या एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि सरल रेखीय गति ही एक विमीय गति की श्रेणी में आता है। दूसरा द्विविमीय गति, जैसा कि ये यूजुअल बताया गया है कि जब कोई पिंड दो विमाओं अथवा दो अक्षों के परितः गति करता है तो पिंड की इस गति को द्विविमीय गति कहते हैं। इसको समतलीय गति भी हम कह सकते हैं, अर्थात जब कोई पिंड किसी समतल पर गति करता है तो इस गति को समतलीय गति या द्विविमीय गति कहा जाता है। और तीसरा होता है त्रिविमीय गति, जैसा कि एज यूजुअल कि जब कोई पिंड तीनों अक्षों के परितः गति करता है तो वो त्रिविमीय गति के एग्जाम्पल की श्रेणी में आ जाता है। इसको हम आकाशीय गति के नाम से भी बोला जा सकता है कि जब कोई पिंड आकाश में गति करता है तो वो पिंड की जो गति होती है वो त्रिविमीय गति कहलाती है। तो ये थे हमारे गति और उसके प्रकार।